नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे जी। स्वागत और अभिनंदन। आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। मेरे पीछे एक बड़ी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। ये राजधानी लखनऊ की वो सड़कें हैं जहां हजारों आशा वर्कर अपनी रोजी रोजगार को लेकर मैदान में उतर गई हैं। सत्र चल रहा था, पुलिस के हाथ पांव फूल गए, कैसे काबू करें। बड़ी तादाद में महिलाएं थीं, पुरुष तो थे नहीं कि लठियाओगे, भरोगे, गाड़ियों में ले जाओगे। और फिर जब उन्होंने जो नारा दिया, और वो वीडियो में दिखाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले ये वीडियो सुनवा दूं विवेक जी को, ताकि विवेक जी को भी लगे बदल दो, ताज बदल दो, बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, एक कटोरी दो समोसा, होगी तेरा क्या भरोसा, एक कटोरी दो समोसा, होगी तेरा क्या भरोसा, बाबा जी की राज में, कटोरा ले लो हाथ में, बाबा जी की राज में, कटोरा ले लो हाथ में, आवाज दो। आपका नाम? आशा कुशवाहा। किस चीज को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मांगे आप लोगों की सरकार हम से? इसलिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमको 2000 रुपया मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। हमको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, नूतन वेतन हम लोगों को किया जाए, और ये जो ड्यूटी का समय है मेरा 24 घंटा, इसका समय फिक्स किया जाए। 10 लाख रुपया हमको स्वास्थ्य बीमा दिया जाए और 50,000 रुपया, 50 लाख रुपया हमको दुर्घटना बीमा दिया जाए। जो बहन हमारी खत्म हो जाती है, उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम भूख हड़ताल पे चले जाएंगे और हम काम नहीं करेंगे और काम का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये जो हमको टुकड़ों में मिलता है वाउचर में 150 रुपया, ये हमारा सरकार बंद कर दे। हम विवेक जी, आपने सुन ली पूरी बात, क्योंकि हम तथ्य और सबूतों पर बात करते हैं जी। हम कभी उस पोजीशन पर बात नहीं करते हैं जहां हमारे पास कोई सबूत ना हो, कोई तथ्य ना हो। जी जी फिर बात करना भी बेईमानी होती है। क्या कहेंगे अब? नारे तो बड़े गंभीर हैं, आप लोगों ने भी नहीं गढ़ पाए ऐसे नारे, तो पूरे विपक्ष ने नहीं गढ़ पाए। एक कटोरी दो समोसा, मोदी तेरा क्या भरोसा, योगी तेरा क्या भरोसा, समाजवादी पार्टी भी नहीं गढ़ पाई है। इन नारों का होगा क्या? देख रहे हो, नारी शक्ति पूरे बड़ी तादाद में दिख रही है आपको भीड़। देखिए, बहुत ही ज्वलंत विषय आपने आज उठाया है, जहां पे कि प्रेरणा स्मारक का उद्घाटन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इन महिलाओं को देख के सबसे पहले प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो आशा वर्कर्स होती हैं, इनके पास काम का बोझ अधिक, काम के अनुसार इनका जो वेतनमान है वो नगण्य, और सामाजिक सुरक्षा के साथ पेंशन, बीमा इत्यादि जो इनकी मांग है, और जिस प्रकार के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे में ये कार्य करते हैं, उसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। लेकिन क्या करे, सरकार तो मूर्तियों के अनवरण में व्यस्त है। सरकार को तो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केंद्र को आंख दिखानी है कि उन्होंने गुजरात में 1 मूर्ति लगाई तो हम 3 मूर्ति लगाएंगे। तो यहाँ तो राजनीतिक द्वंद जब आपसी संगठन के साथ, केंद्र के साथ चल रहा है, तो कहाँ प्रदेश की जनता और प्रदेश की जनता की समस्याओं से सरोकार होगा। उसका ज्वलंत उदाहरण ये आंदोलन है। योगी सरकार एक तरफ तो वाहवाही करती है कि हमने नौकरियां दी, नौकरियों देने के दावे करती है, लेकिन नौकरियां देने के पीछे जो नौकरियों के साथ सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके अभाव पर योगी सरकार बात नहीं करती। जो नौकरियां देकर पीछे से संविदा वालों को बाहर कर दिया जाता है, उन आंकड़ों को कभी दर्शाने का प्रयास नहीं करती। सबसे बड़ी बात यह समझनी पड़ेगी कि आशा वर्कर्स जिस प्रकार के कार्यों में कार्य इनसे कराए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मानदेय इनका नगण्य है, बहुत कम। जो महंगाई के दौर में आज मुद्रास्फीति की दर जो गिरी है, उस आधार पे इनको जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो एक तरह से समझिए कि रेत के ढेर में एक चावल का तिनका ढूंढने जैसा है। और प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है वो भी समय पे नहीं दी जाती है।
उसका भी भुगतान काफी लंबे समय तक लंबित रहता है, जिसके कारण ये रोष व्याप्त हो रहा है और ये आक्रोश सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि योगी जी की तुलना अब समोसे से कर दी गई है। अब सोचिए, ये विडंबना है कि इस देश में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं प्रदेश के, उनकी तुलना एक समोसे से की जा रही है। और इसको भी अगर ये वाहवाही मानते हैं या इसको भी ये नजरअंदाज करते हैं, तो मुझे लगता है कि बस इसमें चटनी का आना बाकी रह गया है। सबसे बड़ी बात ये समझना पड़ेगा कि इनको, आशा बहनों के साथ सबसे बड़ी समस्या देखिए ये भी है कि इनको बिना बताए इनके प्रोत्साहन राशि, इनका वेतन अधिकतर कई बार काट लिया जाता है, जिसका कि कोई आधार नहीं है। काम का बोझ इतना ज्यादा है, असुरक्षा उसके साथ है, न पेंशन है, न इनके लिए कोई टीए का प्रावधान है, न इनको आवागमन के लिए कोई उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, न इनको लैपटॉप उपलब्ध कराया जाता है, न इनको टैबलेट उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन काम इनसे, वो सारे काम इनसे करवाए जाएंगे कि जिसमें इन संसाधनों की आवश्यकता और निर्भरता कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है। पेंशन, ग्रेजुटी, भविष्य निधि, ईएसआई, बीमा, स्वास्थ्य, मातृत्व लाभ जैसी सारी सुविधाओं का अभाव इनके है। एक प्रकार से बंधुआ मजदूर की तरह इनको संचालित किया जा रहा है और आशा बहनें लंबे समय से मांग कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, इनकी एक मुझे लगता है 2 या 3 साल पहले मैं भी यहाँ पे गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस क्लब जेमिनी जो लखनऊ में है, वहां पे इन्होंने प्रदर्शन किया था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो कुछ संगठनों ने इनके लिए कार्यक्रम वहां पे रखा हुआ था, तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट मैं भी रहा हूं। मैंने देखा ये लंबे समय से ये अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए मांग कर रही हैं। ये मांग इनकी देखिए, मूल मांगे क्या है? केवल एक राज्य कर्मचारी का दर्जा। भाई, अगर आप, सरकार इनसे काम ले रही है तो राज्य कर्मचारी का दर्जा देने में सरकार को आपत्ति क्या? आपत्ति यह है कि फिर राज्य कर्मचारियों के अनुसार सारे भत्ते और जो भी लाभ उनको मिलने चाहिए वो सरकार को देने पड़ेंगे। तो सरकार अतिरिक्त राजस्व का बोझ नहीं चाहती, क्योंकि उसको तो मूर्तियां लगानी है। न्यूनतम वेतन की मांग इनकी 20,000 रुपए प्रति माह है, जो कि जायज मांग है। भाई, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नए प्रावधान किए, तो उस अनुसार अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 20,000 रुपए की मांग इनकी जायज मांग है, क्योंकि इनका जो कार्य, जिस तरह का कार्य, काम का इनके ऊपर बोझ है, मुझे लगता है कि उसके अनुसार 20,000 भी कम ही है। और जो इनकी लंबित भुगतान है, उसकी तुरंत भुगतान की मांग कर रहे हैं ये। इमीडिएट पेमेंट ऑफ पेंडिंग ड्यूज, जिसको कि सरकार बिना बताए रोकती है। ईपीएफ, ईएसआई, पेंशन, बीमा, ग्रेजुटी जैसे लाभ अगर ये मांग रहे हैं, तो बताइए क्या गलत कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनियां तक अपने एम्प्लॉय को आज ये बेनिफिट दे रही हैं, राज्य कर्मचारियों को ये लाभ दिया जा रहा है। सांसद विधायकों को भत्तों के नाम पे लाखों प्रोत्साहित राशि दी जा रही है, अलग अलग भत्तों के नाम पे, जिसका कि वो पूरा उपयोग भी नहीं कर पाते। तो ये तो वो लोग हैं ना जो दिन भर कम से कम क्षेत्र में बने रहते हैं, सरकार के कार्यों को मजबूती देते हैं और सरकार के कार्यों को टारगेट निर्धारित समय से पहले पूरा करते हैं। आवागमन के लिए स्कूटर मांग रहे हैं, क्यों? इनकी ड्यूटी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लगती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि जो दूरी होती है, परिधि होती है, इनको काफी दूर तक चलना पड़ता है। उस वजह से समय से कार्य का बोझ, अतिरिक्त बोझ इनके ऊपर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर इनकी मांगे जायज मांगे, अगर सरकार इसको भी नहीं सुन रही है, तो ये सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, ये सरकार की नैतिक प्रदर्शन की कमी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार की असंवेदनशील व्यवस्था का एक दृश्य है, जो आपके पीछे समोसे के रूप में अवतरित हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि सरकार नारे गढ़ती थी, महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रमुखता से दिया, सबका साथ सबका विकास दिया। आज जी। सूबे की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दोनों हैं। कल तक सदन चल रहा था, दोनों सदनों के नेता वहां मौजूद थे, और उस समय ये महिलाएं लखनऊ की सड़कों पर हंगामा कर रही थी। सोचिए आप, क्या ये आवाज नहीं गई होगी सदन तक? देखिए, एलआईयू को सब पता होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को सब पता होता है। पहले एलआईयू या अन्य संस्थाएं काम करती थी कि सरकार तक ये जानकारी पहुंचे कैसे। अब सरकार उनसे ये काम करवाती है कि ये जानकारी हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। बात समझिए, ये अगर जनता की सरकार होती तो यकीनन जनता के दुख, जनता की समस्या, कर्मचारियों की समस्याओं का संज्ञान तत्काल प्रभाव से ले लिया जाता। लेकिन जिस प्रकार से आत्ममुग्धता से प्रेरित होकर के दिल्ली लखनऊ और लखनऊ दिल्ली से द्वंद्व करने में काफी व्यस्त है, उसके अनुसार मुझे नहीं लगता कि इन महिलाओं की आवाज सुनकर इनका दिल थोड़ा भी पसीजेगा। देखिए, बात समझिए, मैंने अभी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि मैं 2-3 साल पहले मैं स्वयं इनके कार्यक्रम में गया हूं, और सबसे बड़ी बात यह है, उस समय भी विधि पूर्वक शांति से ये लोग मांग ही कर रहे थे। वो मांग आज तक जारी है, निरंतर जारी है।
इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि सरकार को बुनियादी आवश्यकताओं, बुनियादी सुविधाओं, बुनियादी मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। सरकार केवल इस मुद्दे को लेकर व्यस्त है कि सरकार कैसे संचालित हो, धन कैसे आए। सरकार अनुपूरक बजट तो लाती है। अब आप ये एक बात एक और देख लीजिए, अनुपूरक बजट लाने वाली सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा बिल में शेष लाने वाली सरकार, अतिरिक्त जिसको कि पैसा जमा करना है, लेकिन वो सरकार जो नियमित बजट है उसमें इन आशा वर्कर्स के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के उद्देश्य, सरकार की नीति, सरकार के संकल्प की दिशाहीन और भ्रमित मति का परिचायक है, जिसके कारण कि आज ये आशा बहनें ठंड में, ऐसे माहौल में अपने घरों से आकर के यहाँ किलोमीटर, मुझे नहीं पता यहाँ पे हो सकता है कोई पूर्वांचल का आया हो, कोई हो सकता है बुंदेलखंड से हो, लेकिन अलग अलग परिक्षेत्रों से आकर के अगर हमारे घर की माता बहनें इस प्रकार से आंदोलन करने के लिए विवश हैं, तो ये उत्तर प्रदेश मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं द्रौपदी के चीरहरण का शिकार है। ताज्जुब है कि सहारनपुर से लखनऊ की दूरी सबसे लंबी पड़ती है। जी, सहारनपुर से लखनऊ की दूरी है। सहारनपुर से गाजियाबाद ही 200 किलोमीटर है जी, और फिर गाजियाबाद से लखनऊ किसी भी तरफ से चले जाओ 500 से कम नहीं है, 550 किलोमीटर है। बिल्कुल। यानी 750 किलोमीटर कोई व्यक्ति सहारनपुर से लखनऊ गया होगा। पीलीभीत, उसके बाद फिर आप चले जाओ हमीरपुर, चले जाओ आप झांसी, चंदौली, कुशीनगर, मतलब इतनी दूर दूर से इस भीषण ठंड में आई होंगी। ये जो 20-30 हजार की भीड़ बताई जा रही है, ये लखनऊ से तो हो नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। और इस भीड़ के प्रति किसी ने संवेदना नहीं समझी और ना कोई इनका मांग पत्र लेने आया सरकार की तरफ से, ना कोई अधिकारी पहुंचा कि इन्हें सांत्वना दी जाए, किसी ने इनकी बात नहीं पूछी। तब जब सदन चल रहा था, सदन चलने का यह मकसद होता है कि सदन के टाइम सभी नेता अधिकारी मौजूद होते हैं, सबकी जवाबदेही तय होती है, तो शायद बात सुन ली जाए, लेकिन कोई सुने तब ना। विवेक जी, समाजवादी पार्टी का रुख क्या रहेगा इन महिलाओं के साथ? मैं आपको बड़ी स्पष्टता से तीनों सवालों का जवाब दूंगा। एक तो यात्रा की बात जहां तक है, तो भाई देखिए, अधिकारियों को क्या फर्क पड़ेगा, योगी जी को क्यों फर्क पड़ेगा? उनको तो फायर ब्रांड बन करके जब प्रचार करने निकलना होता है, उनके लिए एक वीआईपी हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। उससे बड़ी बात पे आते हैं, महिला आयोग, उत्तर प्रदेश महिला आयोग क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कर रहा है? क्या उनको भी इन महिलाओं की चीख पुकार और करुण रोदन सुनाई नहीं दे रहा है? अभी 2 दिन पहले किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का एक प्रकरण आया, जिसमें कि लव जिहाद जैसे प्रकरण को फिर से उभारने का प्रयास किया गया। हमारे महिला आयोग की जो उत्तर प्रदेश की लखनऊ की सदस्य है, उन्होंने क्या कहा, पढ़ा यादव जी ने, मिट्टी में मिला देंगे। डायलॉगबाजी के सिवा कर क्या रहे हैं? सरकार कर क्या रही है? योगी जी को देख लीजिए, अभी आपने बहुत अच्छी चर्चा छेड़ दी, सदन की चर्चा की। सदन में योगी जी को ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव के सिवा कोई चौथी जाति दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात, एक संवैधानिक परिधि के मुख्यमंत्री होकर के वो सदन में जातियों पे चर्चा करते हैं, अपराधियों को लेकर के केवल मिट्टी में मिलाना और इस तरह की डायलॉगबाजी करते हैं। उत्तर प्रदेश की दुर्व्यवस्था की स्थिति यह है कि आज हमारी कोर्टें सुरक्षित नहीं है सर। कल एक प्रकरण आया हुआ है, देखिए 19 तारीख का प्रकरण है कल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में रेप हुआ है। ये एलिगेशन आ रहा है सामने। मुझे नहीं पता कि ये मीडिया को कितना पता है। कल उसकी क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट लखनऊ। अच्छा, बड़ी खबर बता रहे हैं आप तो। इस समय पत्रकारों की भूमिका में नजर आ रहे हैं। मैं पत्रकारों की भूमिका की बात नहीं, लेकिन मैं एक अधिवक्ता हूं। हमारे लिए शर्मनाक स्थिति है ये। और सबसे बड़ी बात, जब उसकी बेल खारिज हुई, बेल ऑर्डर जब हमारे सामने आया, तब हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाओं पे, संस्थाओं पे, सुधारीकरण पे कोई बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता से संचालन का प्रयास हो रहा है, जिसके कारण पलायन भी जारी है, व्यवस्थाओं के ध्वस्तीकरण का और उनके उद्देश्यहीन होने की दिशा में कार्य जारी है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारी आशा बहनें या महिलाओं की स्थिति है, इस पर कौन बात करेगा बताइए? जिम्मेदार संस्थाएं तो इस पर कोई संज्ञान ही नहीं लेना चाह रही। क्या आशा बहुएं किसी विभाग में नहीं है? किसी विभाग के माध्यम से ही तो संचालित की जा रही हैं। उसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या प्रस्तुत कर रहे हैं सरकार के सामने, वो तो उनकी रिपोर्टें जाने। लेकिन एक बात तय है, आपने भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं और संस्थाएं और उनकी जो भूमिका है उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को संचालित करने में, उनके मौसम हमेशा गुलाबी रहते हैं, वो हमेशा दुरुस्त होती हैं। लेकिन जब जमीनी सत्य का आकलन किया जाए तो देखिए, समोसे से तौल दिया एक मुख्यमंत्री के पद को। भाई, आप जनता के आक्रोश को कहां तक रोक पाएंगे?
नहीं, वो तो ये जनता प्रधानमंत्री का आक्रोश कहां तक योगी, रुकेगा? मोदी तेरा क्या भरोसा, मोदी तेरा क्या भरोसा, योगी तेरा क्या भरोसा। देखिए, नैतिक पतन हो चुका है इन लोगों की। जो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारियां, जैसे बतौर मुख्यमंत्री योगी जी का कार्य था कि जब पहली बार आशा वर्कर्स या कोई कर्मचारी, मैं कहता हूं कोई कर्मचारी जब पहली बार अपने सरकार के सामने कोई प्रत्यावेदन देता है या कोई भी इस तरह की अभिव्यक्ति करता है, उस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। उदाहरण के लिए एक वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं दूसरे विभाग का। उत्तर प्रदेश पुलिस का आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला है, वो एक लंबे समय से पेंडिंग है। वो कहीं ना कहीं बॉर्डर स्कीम जो लागू हुआ है, उसमें 200, 400, 500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग करके आप कानून व्यवस्था संचालित कर रहे हैं। जिस भौगोलिक, मान लीजिए उत्तर बुंदेलखंड के बच्चे को आपने ला दिया पूर्वांचल में, आजमगढ़ में पोस्ट कर दिया। अब वहां की उसको भाषा शैली नहीं पता, वहां का क्षेत्रीय समीकरण नहीं पता, वहां का आपराधिक समीकरण नहीं पता, वहां का राजनीतिक आपराधिक समीकरण उसको नहीं पता, भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है, भाषा के समीकरण का ज्ञान नहीं है। और पुलिसिंग जैसे कार्य में 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर से दूर पोस्ट करने के बाद आप उससे उम्मीद करते हैं कि ड्यूटी ज्वाइन करते ही पहले दिन से उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा वो पुलिसिंग का। सबसे बड़ी बात है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश की संस्थाएं और व्यवस्थाएं सही हो, और यही कारण है कि ये पूरा जो मिसमैनेजमेंट है उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है। आप आर्थिक उदारीकरण, आप आर्थिक उन्नति तो छोड़ दीजिए, ये जो प्रदेश को आर्थिक व्यवस्था के मामले में तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताई जा रही है, वो भी कागजों पे ही मिलेगी। आईएमएफ ने जिस प्रकार से सी ग्रेड में भारत की अर्थव्यवस्था को रख दिया और ये कह दिया कि आंकड़ों में सरकार हेराफेरी कर रही है, उसका जीता जागता प्रमाण है ये धरना प्रदर्शन। जब मंत्रियों को अपने तनख्वाह बढ़ानी होती है, तब पक्ष विपक्ष सब एक हो जाता है सर। लेकिन जब बात सरकारी कर्मचारियों की आती है, तब वहां पे मौन साध लेते हैं, तब वहां पे बजट की बात होती है। अब सोचिए, 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी 6 महीने पहले। अब वो लागू होगा कि नहीं पता, लेकिन उम्मीद लगा के लोग बैठे हैं, और उसकी वाहवाही देखिएगा पंचायत चुनाव में दिखेगी अभी आपको। तो मुझे लगता है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं। कुछ भी कहने के पहले आपकी एक जिम्मेदारी तय होती है। ऐसे अनर्गल अपरिपक्व को बयान देकर के, बयानबाजी से अगर प्रदेश का संचालन करेंगे, तो ये जो ब्लैक होल क्रिएट हो रहा है, ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, जिस दिन इसको भरने के लिए जनता सड़क पे उतर जाएगी ना, यकीन मानिए इनका सिंहासन खा जाएगी। बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि सिंहासन कब खाली हो जाएगा। आज एक मंत्री ने तो बयान दे दिया है कि मैं नहीं लड़ूंगा तीसरी बार चुनाव। वो मंत्री समझदार है सर, या तो वो समझदार है या दूरदर्शी है, या उसको उसके किसी अच्छे ज्योतिष ने स्पष्ट बता दिया है कि तीसरी बार जाओगे तो जो हस्तिनापुर सीट ऐसी है कि उससे जो जीतता है उसी दल की सरकार बनती है। 12 में सपा जीती, सपा की बन गई। 2007 में बसपा जीती, बसपा की बन गई। 2017 से भाजपा जीत रही है। तो क्या मंत्री कुछ आभास हो रहा है सरकार नहीं बनेगी? सर, जिस प्रदेश में गो हत्याएं जारी हैं, महिलाओं का उत्पीड़न जारी है, महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत केवल और केवल द्रौपदी के चीरहरण का परिणाम था। और उत्तर प्रदेश में तो लगातार महिलाओं का चीरहरण हो रहा है सर, उनके सम्मान का चीरहरण हो रहा है। अगर आज हमारे घर की माताएं बहनें इस तरह से सड़कों पे आंदोलनरत हैं, तो ये उनके चीरहरण के बराबर ही है। और अगर उत्तर प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है, तो गोकर्णी महाराज का आपको याद होगा, एक श्राप आज तक कांग्रेस भुगत रही है, और आज उसी परिपाटी में भाजपा चल पड़ी है। केवल और केवल महिलाओं और जिस तरह से मूक पशुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद सबसे बड़ा निर्यातक बनता है मांस की श्रेणी में, तो मुझे लगता है, देखिए, ये सारी स्थिति, थोड़ा सा डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी, मैं बहुत जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जिसने भी ये निर्णय लिया है वो या तो दूरदर्शी है, और या तो वो स्थिति समझ रहा है कि जो कमाया सब गंवा देना पड़ेगा, या किसी अच्छे ज्योतिष की शरण में है जिसने उसको ज्ञान दे दिया है कि तुम इनके आडंबर में ना हो, तुम बच के रहो, शंकराचार्य जी के सानिध्य को प्राप्त करो, तो कम से कम तुम्हारी स्थिति बनी रहेगी। जो कमाया नहीं तो एक बार में गंवाना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आज के समय इतने महंगे कर दिए भाजपा ने, खरीद फरोख्त कर करके, कि इस देश की जनता पूरा जितना जिंदगी में नहीं कमाती है, उतना केवल मुझे लगता है 1 हफ्ते का चुनाव प्रचार खर्च कर देती है भाजपा। ये स्थिति है। मुद्रास्फीति लगातार गिर रही है। 1000 रुपए की जो कीमत थी, 1000 रुपए की कीमत लगभग 470 रुपए के आसपास आ चुकी है। अब बताइए कहां जाएगी अर्थव्यवस्था, और कहां जाएगी ये देश की स्थिति? चलिए विवेक जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और इसी के साथ फिलहाल ये सवाल है कि 1 कटोरी 2 समोसा, मोदी तेरा क्या भरोसा। 1 कटोरी 2 समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा। ये कह रही हैं देश की महिलाएं। वही आधी आबादी कह रही है जिसकी दम पर बीजेपी फलती फूलती है, और कहती है कि महिलाओं में हमारा सम्मान बरकरार है। तो ऐसे सम्मान का क्या करोगे? ओढ़ोगे या बिछाओगे? जवाब तो देना होगा। विवेक जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।